हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSD गुरुजी। आज इस वीडियो में हम TGT PGT इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके साथ में कुछ डिटेल भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स ऑफ हैप्पीनेस वॉज डॉक्टर फॉस्टस प्रोमिस्ड बाय द डेविल इन द फेमस प्ले डॉक्टर फॉस्टस। तो इसमें बताना है, डेविल मीन्स होता है शैतान, तो शैतान के द्वारा प्रसिद्ध नाटक डॉक्टर फॉस्टस में डॉक्टर फॉस्टस को कितने वर्ष की प्रसन्नता का वादा किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 3, 24 इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर फॉस्टस इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाई क्रिस्टोफर मार्लो दैट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1604। तो डॉक्टर फॉस्टस जो है एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, मीन्स दुखांत नाटक क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। दैट वाज फर्स्ट परफॉर्म इन 1604, जो 1604 में पहली बार परफॉर्म किया गया था। इट वाज बेस्ड ऑन जर्मन स्टोरीज अबाउट द टाइटल कैरेक्टर फॉस्ट। तो ये जर्मन स्टोरी पर आधारित है और इसमें फॉस्ट चरित्र के बारे में दिया गया है। इट वाज प्रोबेबली रिटन इन 1592 और 1593, शॉर्टली बिफोर मार्लोस डेथ। तो इसको संभवतः 1592 या 1593 में लिखा गया था। फॉस्टस और डॉक्टर फॉस्टस इज द हीरो ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल लीजेंड्स इन वेस्टर्न फॉकलोर एंड लिटरेचर, द स्टोरी ऑफ अ जर्मन नेक्रोमैंसर और एस्ट्रोलॉजर हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज एंड पावर। हु रोट यूटोपिया। यूटोपिया किसने लिखा? इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड नंबर, थॉमस मोर। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। यूटोपिया इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड सोशियो पॉलिटिकल सटायर बाय थॉमस मोर, रिटन इन लैटिन एंड पब्लिश्ड इन 1516। तो इसको लैटिन में लिखा गया था और 1516 में पब्लिश किया गया था। द बुक इज अ फ्रेम नैरेटिव प्राइमरली depicting a fictional island society and its religious, social and political customs. Utopia presents many themes such as wealth, power, slavery and causes of injustice. तो यूटोपिया में अनेक थीम्स प्रेजेंट की जाती हैं, जैसे वेल्थ, पावर, स्लेवरी दासता होती है, दास गुलाम बना लेना, और कॉजेज ऑफ इनजस्टिस, अन्याय के कारण भी। द ओवर arching theme throughout the book is the ideal nature of a utopian society. What is meant by synecdoche? तो synecdoche का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, a part of something used to signify the whole। पूर्ण के लिए अंश और अंश के लिए पूर्ण, ये synecdoche के लिए यूज होता है। देखिए, सेनेक्डोकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल। मतलब एक पार्ट होल को रिप्रेजेंट करता है और ये एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, मीन्स अलंकार है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ टर्म फॉर अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रेफर टू द होल और वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग ओरिजिनेटेड द सोनेट फॉर्म। तो सोनेट फॉर्म को किसने ओरिजिनेट किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, पेट्रार्क। पेट्रार्क इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रांसेस्को पेट्रार्का, नोन एज पेट्रार्क, हु इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द अर्ली फॉर्म ऑफ द सोनेट। फ्रांसेस्को पेट्रार्का को ही पेट्रार्क नाम से जाना जाता है, जो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे अर्ली फॉर्म ऑफ द सोनेट। ही वॉज अ स्कॉलर एंड पोइट ऑफ अर्ली रिनेसा इटली and one of the earliest humanists. Petrarch's rediscovery of Cicero's letters is often credited with initiating the 14th century Italian Renaissance and the founding of Renaissance humanism. Petrarch is known as the father of sonnet. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेट्रार्क को फादर ऑफ सोनेट भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हेन वाज जेम्स जॉयस यूलिसेस पब्लिश्ड। जेम्स जॉयस का यूलिसेस कब पब्लिश किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, 1922। 1922 में इसको पब्लिश किया गया था।
Ulysses is a modernist novel by Irish writer James Joyce. It was first serialized in parts in the American journal The Little Review from March 1918 to December 1920 and then published in its entirely in Paris by Sylvia Beach on 2nd February 1922 on Joyce's 14th birthday. तो इसको पहले तो पार्ट पार्ट में पब्लिश किया गया था 1918 से लेकर के 1920 तक। उसके बाद इंटायरली का मतलब पूरी तरह से एकदम होल रूप में 2 फरवरी 1922 को उनके 40वें जन्मदिवस पर पब्लिश किया गया था। Ulysses is the story of a day in the life of Leopold Bloom as he travels Dublin and goes about his business, attending a funeral, buying shop, going to the library, walking by the beach, going to the pub. तो यूलिसेस एक दिन की स्टोरी है लियोपोल्ड के जीवन का, जिसमें वो यात्रा करते हैं डबलिन की और जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, फ्यूनरल भी अटेंड करते हैं। फ्यूनरल का मतलब अंत्येष्टि संस्कार भी कह सकते हैं। और लाइब्रेरी जाते हैं, साबुन वगैरह खरीदते हैं। वॉकिंग बाय द बीच, बीच के किनारे टहलते हैं। गोइंग टू द पब, और पब भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हु कॉइंड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्ड किसने दिया या किसने कॉइन किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इज करेक्ट आंसर। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नैरेटिव मोड और मेथड दैट अटेम्प्ट्स टू डिपिक्ट द मल्टीट्यूडिनस थॉट्स एंड फीलिंग्स which pass through the mind of a narrator. Next question 7 number, who wrote What Happens in Hamlet? तो What Happens in Hamlet किसने लिखा? इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th नंबर जॉन डॉवर विल्सन। जॉन डॉवर विल्सन। जॉन डॉवर विल्सन्स What Happens in Hamlet is a classic of Shakespeare criticism. It was first published in 1935 and is still being read throughout the English-speaking world and has been widely translated. तो 1935 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था और आज भी इसको इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में पढ़ा जा रहा है और बहुत विस्तृत रूप से इसको ट्रांसलेट भी अन्य भाषाओं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री वॉज प्रीडोमिनेंट इन रिस्टोरेशन पीरियड। तो किस प्रकार की पोइट्री रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत प्रबल थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2nd नंबर सटायरिकल। सटायरिकल इज करेक्ट ऑप्शन। रेस्टोरेशन लिटरेचर इज द इंग्लिश लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पीरियड कॉमनली रेफर्ड टू एज द इंग्लिश रेस्टोरेशन 1660 to 1689 which corresponds to the last years of Stuart's reign in England, Scotland, Wales and Ireland. Name the verse form using a stanza of 8 lines with 11 syllables. तो उस वर्ष का नाम बताना है जिसमें 8 स्टेंजा होते हैं और 11 सिलेबल्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd ओट्टवा राइमा। ओट्टवा राइमा इज करेक्ट ऑप्शन। Ottava rima is a rhyming stanza form of Italian origin, originally used for long poems on heroic themes. It later came to be popular in the writing of mock heroic works. बाद में ये mock heroic works के लिए बहुत पॉपुलर हो गया था। Its earliest known use is in the writings of Giovanni Boccaccio. It is an Italian stanza of 8 lines with 11 syllables with a rhyme scheme of A B A B A B C C। तो इसमें 8 लाइनें होती हैं, 11 सिलेबल्स होते हैं और इसकी राइमिंग स्कीम में A B A B A B C C मीन्स A B 3 टाइम्स उसके बाद C C, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, व्हाट आर द बिगिनिंग एंड एंडिंग ईयर्स ऑफ द एलिजाबेथन एरा।
तो एलिजाबेथन एरा का बिगिनिंग और एंडिंग ईयर कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 1558 टू 1603। 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड का स्टार्टिंग और एंडिंग माना जाता है। The term Elizabethan era refers to the English history of Queen Elizabeth first reign 1558 to 1603. It started on 17 November 1558 and ended on 24 March 1603. मतलब 17 नवंबर 1558 से शुरू हुआ था और 24 मार्च 1603 तक इसका एंड माना जाता है। This era is often considered the golden age of England because it was a time of immense progress, stability and national pride। और एलिजाबेथन पीरियड को ही गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि इस समय इंग्लैंड में ये बहुत प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी और नेशनल प्राइड का टाइम था। ड्यूरिंग एलिजाबेथ रेन इंग्लैंड फ्लोरिस्ड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत निखरा या विकास हुआ। फ्लोरिस्ड का मतलब होता है निखरना या विकास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइटर हु यूज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। तो इंग्लिश पोइट्री में ब्लैंक वर्स यूज करने वाले कौन से राइटर थे? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, अर्ल ऑफ सोरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। Henry Howard, Earl of Surrey, KG was an English nobleman, politician and poet. He was one of the founders of English Renaissance poetry and was the last known person executed at the instance of King Henry VIII. The first known use of blank verse in English was by Henry Howard, Earl of Surrey, in his translation of the Aeneid. तो पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सूरी ने एनियड के ट्रांसलेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, व्हेन डिड फ्रांसिस बेकन पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एसेस। फ्रांसिस बेकन ने प्रथम एडिशन या संस्करण में द एसे नाम से कब पब्लिश किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर 1597। 1597 इज करेक्ट ऑप्शन। The Essays is a book by philosopher, statesman and jurist Francis Bacon. The essay is written in a wide range of styles, from the plain and unadorned to the epigrammatic. It was first published in 1597, while the original edition included 10 essays. A much enlarged second edition appeared in 1612 with 38 essays. तो पहले पब्लिकेशन में 1597 में जो इन्होंने किया था उसमें 10 एसे थे। उसके बाद सेकेंड एडिशन जब आया 1612 में तो उसमें 38 एसे थे। अनदर एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1625 विद 58 एसेस। उसके बाद एक और एडिशन जो आया 1625 में मीन्स 1625 में, तो उसमें 58 एसे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइटिक ट्रेडिशन। तो पोइटिक ट्रेडिशन कौन सा नहीं है? ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, द ऑकल्ट। द पोइटिक ट्रेडिशन इज अ लाइन ऑफ डिसेंट ऑफ पोइट्स हु हैव अचीव्ड अ सबलाइम स्टेट एंड कैन सरेंडर देमसेल्व्स टू देयर वर्क टू क्रिएट अ पोम दैट बोथ बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन एंड स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, Which of the following playwright received the Academy Award Oscar for writing adapted screenplay? Adapted screenplay लिखने के लिए एकेडमी अवार्ड किसने जीता था? किस प्लेराइट ने जीता था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, known at his insistence simply as Bernard Shaw, was an Irish playwright, critic, polemicist, and political activist. His influence on Western theatre, culture, and politics extended from the 1880s to his death and beyond. George Bernard Shaw is famous for his role in revolutionizing comedic drama.
He was also a literary critic and a prominent British socialist. Shah's most financially successful work, Pygmalion, was adapted into the popular Broadway musical My Fair Lady. He won the Nobel Prize for Literature in 1925. तो इनका मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल जो वर्क था वो था पिग्मैलियन। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए जीता था 1925 में, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इज एन एलोगोरिकल नॉवेल फीचरिंग अ ग्रुप ऑफ बॉयज स्ट्रैंडेड ऑन अ डिजर्ट। तो इनमें से एलोगोरिकल नॉवेल कौन सा है जिसमें ग्रुप ऑफ बॉयज स्ट्रैंडेड ऑन अ डिजर्ट फीचर्स भी हों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। करेक्ट ऑप्शन इज 1, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अ 1954 नॉवेल बाई नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर विलियम गोल्डिंग। तो विलियम गोल्डिंग ने नोबेल प्राइज भी जीता था 1954 में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए। द प्लॉट कॉन्सर्न्स a group of British boys who are stranded on an inhabited island and their disastrous attempts to govern themselves. The novel was about the importance of the rule of law. It was also about the complexity of human beings. तो इस नॉवेल में कानून के नियम की महत्ता के बारे में बताया गया था और जो ह्यूमन बींग्स की जटिलता है उसके बारे में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोरसाइट सागा। तो इनमें से कौन सा फोरसाइट सागा का पार्ट नहीं है? तो सब नॉवेल थे, इंटरल्यूड्स भी थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 मनी ये फोरसाइट सागा का पार्ट नहीं था। द फोरसाइट सागा फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर दैट टाइटल इन 1922 इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स published between 1906 and 1921 by the English author John Galsworthy। तो जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा 1906 से लेकर के 1921 तक ये सभी पब्लिश हुए थे, जिसमें 3 नॉवेल्स थे और 2 इंटरल्यूड्स थे। The Forsyte Saga consisted of the novel The Man of Property, the interludes, A Short Story, Indian Summer of a Forsyte, In Chancery, the interlude, Awakening and Too Late। तो ये सब दे दिए गए हैं, फोरसाइट सागा में सभी थे। Soames Forsyte, a solicitor and man of property, is married to the beautiful, penniless Irene, who rebels against his values. In Chancery concerns the love between Irene and young Jolyon Forsyte, Soames' cousin। Next question 17 number, Tennyson's poem Mariana is based on which play by Shakespeare। टेनिसन की ये कविता मैरियाना ये शेक्सपियर के किस नाटक पर आधारित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर मीजर फॉर मीजर। Mariana is a poem by Alfred Lord Tennyson which was published in 1830। तो मैरियाना अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखित एक कविता है जो 1830 में पब्लिश की गई थी। द पोम फॉलोज अ कॉमन थीम इन मच ऑफ टेनिसन्स वर्क, दैट ऑफ डिस्पोडेंट आइसोलेशन। मैरियाना इज बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मीजर फॉर मीजर। In the play, Mariana is rejected by Angelo and pines for him. In the poem, Mariana waits for her lover and continuously laments her lack of connection with society. The isolation defines her existence and her longing for a connection leaves her wishing for death at the end of every stanza। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच इज कंसीडर्ड एज अपोजिट ऑफ प्रोज। तो प्रोज का अपोजिट क्या है? प्रोज का अपोजिट है ऑप्शन नंबर 3 वर्स। प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट टिपिकली एग्जिबिट्स अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अ वर्स इज फॉर्मली अ सिंगल मेट्रिकल लाइन इन अ पोइटिक कंपोजिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट वर्क बाय जॉन बनियान। जॉन बनियान के द्वारा सबसे ग्रेटेस्ट वर्क कौन सा है इनमें से? इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ 1678 Christian allegory written by John Bunyan. It is regarded as one of the most significant works of theological fiction in English literature and a progenitor of the narrative aspect of Christian media. The major theme in John Bunyan's The Pilgrim's Progress is the cost of salvation. It is published in two parts in 1678 and 1684. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पब्लिश किया गया था, एक 1678 में और 1684 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इन विच फील्ड द रेस्टोरेशन पीरियड होल्ड्स इट्स हेड मच हाइयर। रेस्टोरेशन पीरियड किस फील्ड में बहुत हाइयर ऊंचाई पर था? तो किस क्षेत्र में था? यह आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोज। प्रोज के क्षेत्र में रेस्टोरेशन पीरियड बहुत ऊंचाई पर था। Prose is a form of written or spoken language that typically exhibits a natural flow of speech and grammatical structure. It is a related narrative device is the stream of consciousness which also flows naturally but is not concerned with syntax. The word prose first appears in English in the 14th century. 14वीं शताब्दी में वर्ड प्रोज पहली बार दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ काइंड ऑफ पोएट्री दैट फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड और अमेरिका में फ्लोरिश होने वाला पोइट्री का कौन सा प्रकार है, उसका नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, इमेजिज्म। इमेजिज्म वॉज अ मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन पोइट्री दैट favored precision of imagery and clear, sharp language. It is considered to be the first organized modernist literary movement in the English language. Next question 22nd. Natation. Natation means क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, the action of swimming. The action of swimming is correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, विसिसिट्यूड डिनोट्स। तो विसिसिट्यूड क्या डिनोट करता है? तो इसका मीनिंग होता है बदलाव, परिवर्तन या उतार चढ़ाव कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अ चेंज और वेरिएशन। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ओके, अ चेंज और वेरिएशन अकरिंग इन द कोर्स ऑफ समथिंग often unwelcome and unpleasant. नेक्स्ट क्वेश्चन 24th नंबर, प्रोमिनेंट डिनोट्स। तो प्रोमिनेंट क्या होता है? तो प्रोमिनेंट होता है प्रसिद्ध। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट और फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th नंबर, प्रोफर डिनोट्स। तो प्रोफर क्या डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, प्रेजेंट फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्शन। किसी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए उपस्थित रहना। तो प्रॉपर मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दिए हुए ईडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना, एकदम उचित मीनिंग। वंस एंड फॉर ऑल। तो वंस एंड फॉर ऑल इसका मतलब हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, conclusively, second option. The meaning of the given idiom is now and for the last time, finally. आप finally कह सकते हैं। We use the given idiom to refer to a situation where something, a task or an action that was ongoing for a long period of time has been finished or completed with finality. पूर्ण रूप से complete हो जाए या final हो जाना ही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 27 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ऑल ईयर्स। तो ऑल ईयर्स मीन्स क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, लिसनिंग इंटेंटली।
The most appropriate meaning of the given idiom all ears is listening intently. Let's look at the meaning and example. यहाँ पर देखेंगे all ears means to be waiting eagerly to hear about something. किसी चीज के बारे में सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करना. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर. सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सपेडाइट. तो एक्सपेडाइट वर्ड का एंटोनिम बताना है, विलोम. तो एक्सपेडाइट मीन्स होता है शीघ्र, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिले. डिले मीन्स होता है देरी करना. नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ रेलिनक्विस. तो रेलिनक्विस का एंटोनिम बताना है, जबकि इसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना. तो एब्डिकेट त्याग देना छोड़ देना, रिनाउंस डिनाई मीन्स मना करना, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम पॉजेस. पॉजेस मीन्स रखना, अधिकार में रखना, जिस चीज के ऊपर आपका अधिकार हो उसको कहते. लेट्स लुक एट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क्ड ऑप्शन. रेलिनक्विस वॉल्यूंटरीली, सीज टू कीप और क्लेम, गिव अप, छोड़ देना होगा. पॉजेस हैव एज बिलोंगिंग टू वन ओन, जिस चीज पर आपका अधिकार हो वो होता है पॉजेस. अब और भी देखिए. एब्डिकेट रिनाउंस वंस थ्रोन, सिंहासन त्याग देना. रिनाउंस फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबैंडनमेंट ऑफ अ क्लेम, राइट और पोजेशंस. अगला वर्ड है डिनाई, स्टेट दैट वन रिफ्यूजेस टू एडमिट द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ. लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर. चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब दी गई हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 20 ईयर्स. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा. ओके, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आई को ऐसे ही लिख लेंगे. और देखिए आई के साथ में हैव यूज होता है, तो हैव का बन जाएगा, हैज का बन जाएगा हैव. तो आई हैव बीन, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे. तो लिव का हो जाएगा लिविंग. आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 20 ईयर्स. यहाँ देखिए सिंस और फॉर यूज होता है, तो सिंस और फॉर की जगह पे यहाँ 20 ईयर्स है, तो ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए फॉर इज करेक्ट. इसलिए बन जाएगा आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 20 ईयर्स. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर, आई हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 20 ईयर्स. और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं. आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहें.